प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच मंजिल सीरीज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक होने वाला है आप लोगों के बीच। ये क्लास 10th का है। तो आज हम पार्ट 1 की बात करेंगे मंजिल सीरीज में, जो कि विषय संस्कृत होने वाला है। ठीक है, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आता है और कैसा क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है गुरुजी। इसे एकदम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे बारीकी से। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं आज आप लोगों के बीच। चलिए, तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, पहला देख रहा है, कह रहा है कि पटना कहाँ बसा है। गुरुजी, आप सभी को पता है कि पटना कहाँ बसा है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों मेरा कमेंट कर दें कि पटना कहाँ बसा है। तो पटना जो बसा है वो मेरा है गंगा तट पर। कहाँ बसा है पटना? गंगा तट पर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय पटना आया था। जल्दी से कमेंट करेंगे कि मेगास्थनीज जो है किसके समय पटना आया था। तो मेगास्थनीज गुरुजी चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मेगास्थनीज पटना आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, मतलब पटना में जो है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। इसका जवाब जो होगा वो होगा गुप्त वंश काल में। गुप्त वंश काल जो था उसी टाइम कौमुदी महोत्सव, और उसी टाइम से कौमुदी महोत्सव मनाना चालू हुआ। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि पाटलिपुत्र के नाम से, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया। ये जो क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हो गया, इसका आंसर होगा आपका मध्यकाल से। मध्यकाल में ही जो है इसका क्या हो गया था, पटना का नाम पाटलिपुत्र हो गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो गांधी सेतु पुल सभी को पता है कि गांधी सेतु पुल जो है वो पटना में अवस्थित है, जिसको हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाटल पुष्पों की पुष्प तालिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है। ये कह रहा है पाटल पुष्पों की पुष्प तालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। उस टाइम जो है पाटल पुष्पों का एक पुष्प तालिका था, उसमें रचना जो किया गया था, रचना के आधार पर कौन सा नाम था, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा पुष्पपुर। क्या होगा? पुष्पपुर होगा। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पटना का इतिहास प्यारे बच्चों कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास जो प्यारे बच्चों है वो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष? 2500 वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कुट्टी नीतम काव्य के कवि कौन थे। कुट्टी नीतम काव्य के कवि कौन थे? ये जो थे मेरा दामोदर गुप्त थे। कौन थे प्यारे बच्चों? दामोदर गुप्त थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजशेखर की रचना कौन सी है। राजशेखर जो है एक रचनाकार थे, उसकी रचना कौन सी है। तो उसकी है काव्यमीमांसा। उसके बाद है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव जो होता है गुरुजी वो हमेशा शरद ऋतु में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, यूनान का राजदूत कौन था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की जो पालिका देवी थी वो पटन देवी थी। कौन थी? पटन देवी थी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था? भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था? पाटलिग्राम में जो है प्यारे बच्चों, भगवान बुद्ध का आगमन बहुत बार हुआ था, ठीक ना। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। किस समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? वो जो था चंद्रगुप्त का जो समय था, उस समय जो था पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था, ठीक है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फूलों का फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है गुरुजी? 15 नंबर क्वेश्चन। फूलों का उत्पादन जो है पाटलिपुत्र में होता है सबसे अधिक। उसके बाद है पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना प्यारे बच्चों सभी को पता है कि बिहार राज्य की ये राजधानी है, ठीक है। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पटना के उत्तर में कौन सी नदी है? तो पटना के उत्तर में प्यारे बच्चों गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बना है? एशिया का सबसे बड़ा पुल जो है वो गंगा नदी पर बना है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 19। गोलघर कहाँ स्थित है? सभी को प्यारे बच्चों पता है कि गोलघर जो है वो पटना में स्थित है। उसके बाद कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु थे वो नानक ही थे शायद। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो थे उसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था गुरुजी। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 21 आइए, बीरेश्वर कौन था? प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, बीरेश्वर कौन था? बीरेश्वर जो था वो मिथिला का मंत्री था। कौन था प्यारे बच्चों? मिथिला का मंत्री था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो देखेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। आइए, तो आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? सभी लोग को पता है कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलस कथा में आग लगाई गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है आलस कथा के रचयिता कौन है? मतलब उसके रचनाकार कौन है? वो जो थे विद्यापति थे। कौन थे? विद्यापति थे। उसके बाद है आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो उसमें टोटल प्यारे बच्चों जो लोग थे वो 4 ही थे। कौन थे? 4 ही थे, जो कि चारों लोग जो थे आलसी थे। क्या थे प्यारे बच्चों? आलसी थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? प्यारे बच्चों संसार में जो है बच्चों का सबसे सच्चा रक्षक जो है उसकी माता होती है। कौन होती है? माता होती है। मंत्री बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? मंत्री बीरेश्वर जो था प्यारे बच्चों वो दानी था। कैसा था? दानी था। आइए आगे की ओर बढ़ जाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है आलसियों में सुख को देख किसने आलसिया बनने का स्वयं स्वांग किया? मतलब आलसियों का सुख देखकर जो है ना बहुत आदमी को हो गया। वो कौन था जिसको लगा कि हम भी आलसी बन जाए तो हमरा भी सब चीज चल जाएगा? मतलब होता नहीं है, आलसी जो लोग होते हैं उसके सारा चीज चल जाएगा। तो वो कौन लोग थे? धूर्त लोग थे। कौन लोग थे सर? धूर्त लोग थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि आग कहाँ लगाई गई थी? आग जो लगाई गई थी प्यारे बच्चों आलसला में लगाई गई थी। कहाँ लगाई गई थी? आलसला में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रतिदिन आलसियों को कौन भोजन देता था? प्रतिदिन जो है आलसियों को भोजन देते थे मिथिला का मंत्री बीरेश्वर। बीरेश्वर जो मंत्री थे वो बहुत दानी थे, लोगों की क्या करती थी? मदद करते रहते थे वो बीरेश्वर। सभी विद्यार्थियों को भी मदद करना चाहिए, जो कि देखिए कि अपने से जो है नीचे है, अगर उसको कुछ नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ देके आप लोगों को भी मदद करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। तीसरे आलसियों ने क्या कहा?
तो तीसरे आलसियों ने कहा था कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे हुए वस्त्र या चटाई से ढक देता। ये क्वेश्चन कह रहा था, तीसरे आलसियों ने बोला था। अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन, यज्ञवल्यक ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? यज्ञवल्यक जो थे उसने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो ये जो हो जाएगा सर प्यारे बच्चों 31 नंबर का, ये होगा मैत्रियों को जो था यज्ञवल्क्य के साधु ने आत्म तत्व की क्या की थी? शिक्षा दी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान देंगे। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा डांडी ने। डांडी ने क्या कहा था? सर्व शुक्ला सरस्वती। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंगा देवी का समय क्या था? गंगा देवी का जो समय था वो 14वीं सदी था। क्या था गुरुजी? 14वीं सदी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, आधुनिक समाज की संस्कृत कवियत्री कौन थी? तो आधुनिक समाज की जो संस्कृत कवियत्री थी वो क्षमा राव थी। कौन थी? क्षमा राव। उसके बाद ऋग्वेद में कितनी मंत्रन दर्शनवती रचिकाओं का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थवंशती। मतलब चतुर्थवंशती का मतलब होता है 14, नहीं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो थी मेरा मैत्रिया। कौन थी? मैत्रिया। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गुरुजी महाभारत में जो है मैत्रिका लेखिका का उल्लेख मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। ये है वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल में जो संस्कृत लेखिका है मैथिली कुमारी मिश्रा है। कौन है? मैथिली कुमारी मिश्रा। 39 नंबर देखेंगे, अथर्ववेद में किस मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में 5 मंत्र का जो है ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, गर्गी एवं वाचवल्ली किसके दरबार में रहती थी? गर्गी और वाचवल्लभी किसके दरबार में रहती थी? क्वेश्चन नंबर 40। इसका आंसर हो जाएगा गुरुजी जनक। उसके बाद विजयंका किस वर्ण की थी? विजयंका जो थी वो थी मेरा श्याम वर्ग की। कौन थी? श्याम वर्ण की थी वो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की थी? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर जो है क्षमा राव ने पुस्तकों की रचना की थी। उसके बाद क्वेश्चन है 43 नंबर देखिएगा, विजयंका किस शताब्दी की कवियत्री थी? ये 8वीं शताब्दी की कवियत्री थी। उसके बाद 44 नंबर देखिएगा, विजयंका किसकी पत्नी थी? विजयंका जो है ये जो है चंद्रादित्य की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? दित्य की पत्नी थी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, ध्यान दीजिएगा, माधुरी विजयम किसकी कृति थी? ये गंगा देवी की। किसकी कृति थी? गंगा देवी की। उसके बाद अच्युत राम का शासक काल था। अच्युत राम का शासक काल क्या था भाई? वो था 16वीं सदी। क्या था गुरुजी? 16वीं सदी, नहीं। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 47, बरदाम्बिका परिणय चांपू काव्य किसकी रचना थी? ये क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा त्रिउलांबा। किसकी? त्रिउलांबा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पंडित क्षमा राव किस काल के कवियत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक काल। किस काल के? आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, शंकर चरितम किसकी रचना थी? ये पंडित क्षमा राव की रचना थी गुरुजी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये है निम्नलिखित में कौन सी कृति क्षमा राव की नहीं है? तो निम्नलिखित में जो है कौन सी कृति? ये मीर लहरी, सत्याग्रही गीता,
कथा मुक्तवली, ये तो है, ये जो है लास्ट वाला मधुरा विजयम, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे हुई है? ये जो है गुरुजी संस्कारों से। किससे हुई है? संस्कारों से। नहीं, कभी कभी हमारे गांव में या कहीं घर में किसी में बोला जाता है कि देखिए उसका जो है संस्कार अच्छा नहीं है। नहीं, उसी तरह अगला क्वेश्चन 52 देखेंगे, सिन तनो तन्नो नयन किस प्रकार का संस्कार है? ये जो है क्वेश्चन नंबर 52, ये जन्म पूर्व जो है, जिस टाइम जन्म लेते हैं उसी टाइम का ये संस्कार है। उसके बाद प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल जो है शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। नहीं, प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54, जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार त्रय है, मतलब 3 है। नहीं, त्रय मतलब 3। उसके बाद सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया। सप्तपदी क्रिया जो है मेरा विवाह में। 7 वचन नहीं होता है, जब तक पूरे नहीं फेरे 7, उसी में 7 वचन होता है जो कि विवाह में संपन्न होता है। वही कह रहा है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? तो विवाह संस्कार में जो है 7 वचन जो होता है उसी में होता है। नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर, ये है मेरा, संस्कार कितने हैं? संस्कार जो है टोटल है 16। नहीं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? देखिए, इनमें से कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? जन्म के पहले ये पुष्वासन, गर्भाधान, शीतोष्मनयन, ये सब है। नामकरण जन्म के पूर्व, मतलब कोई भी बच्चा अगर जन्म नहीं लिया है तो उसका क्या पहले नामकरण किया जाता है? नहीं। तो ये वाला जो है नामकरण जो है इसका आंसर होगा, जो कि संस्कार वो नहीं है जन्म के पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, शेषव संस्कार कितने हैं? गुरुजी, शेषव संस्कार जो है वो मेरे 4 हैं। कितने हैं सर? 4 हैं। अगला देखेंगे, अन्नप्राशन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अन्नप्राशन संस्कार जो है वो शेषव संस्कार के अंतर्गत आता है। नहीं, अब देखेंगे गुरुजी, इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? गुरुजी ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन शैक्षणिक संस्कार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ये जो है वेदारंभ और उपनयन, दो को है, जात कर्म, यही होगा, शैक्षणिक संस्कार नहीं है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन काल में ब्रह्मचारी वेदारंभ कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे भाई? क्वेश्चन नंबर 61, गांव की पाठशाला में नहीं, तपोवन में नहीं, गुरु के घर में। देखिए अभी के जनरेशन में क्या होता है, अभी भी जो है आपको पढ़ाया जाता है गुरु के घर में ही, लेकिन आपको रखा नहीं जाता, आपको घर भेज दिया जाता है। लेकिन पहले के जनरेशन में क्या होता था, पहले के जनरेशन प्राचीन काल में, उस टाइम जहां आप शिक्षा प्राप्त करने गए हैं, आपको वहीं रहना है, वहीं खाना है, वहीं टोटल काम करना है। ठीक है, पढ़ना लिखना सब वही है। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, के शांत संस्कार में शिष्य का प्रथम सौर क्रम कहाँ होता था? गुरुजी, जिस टाइम प्राचीन काल में जो है, समझिए प्राचीन काल में जब के शांत संस्कार शिष्य का प्रथम सौर क्रम, मतलब जब गुरु के घर शिक्षक ने जब एडमिशन लिया यानी नामांकन कराया, उस टाइम जो है केशांत संस्कार किया जाता था। केशांत संस्कार का मतलब होता है मुंडन। क्या होता है गुरुजी? मुंडन होता है। तो वो मुंडन कहाँ होता था? गुरु के घर में। कहाँ होता था गुरुजी? गुरु के घर में। नहीं, राइट है। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सिम तन्नोस नयन संस्कार कब होते हैं? सिम तन्नोस नयन संस्कार कब होते हैं? ये जो होता है जन्म के पहले होता है। कब होता है सर? जन्म के पहले होता है। अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? उपनयन संस्कार का क्या अर्थ है? उपनयन संस्कार का जो अर्थ है वो है गुरुजी, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। उपनयन संस्कार का यही अर्थ होता है, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना। नहीं, अगला प्रश्न है गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे,
मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो ये मेरा हो जाएगा गुरुजी, ये होगा आपका विवाहोपरांत। जिस टाइम मनुष्य का जो है विवाह हो जाता है उस टाइम वो अपना गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, विवाह संस्कार में कौन सा विधान नहीं है? कन्यादान तो विवाह संस्कार में होता है, अग्नि स्थापना भी होता है, भग्न दान भी होता है। ये वाला जो लास्ट डी नंबर दिख रहा है, डी नंबर जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, इसका समावर्तन, ये नहीं होता है विवाह संस्कार में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षक कैसा था? क्वेश्चन नंबर 67 जो है, शिक्षक कैसा था, नहीं ध्यान दीजिएगा, शिक्षक कैसा था? शिक्षक जो था नवीन दृष्टि संपन्न था। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया? भीखन टोला गांव जो देखने आया वो कौन आया था? शिक्षक आया था गुरुजी। नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? छात्रों के लिए सबसे बड़ी जो तपस्या है गुरुजी वो है अध्ययन। क्या है? अध्ययन। टीचर आपको लाख पढ़ा देगा गुरुजी, खूब पढ़ा देगा, जब तक आप अध्ययन नहीं करिएगा तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसे वरण करती थी? लक्ष्मी किसे वरण करती थी? उद्योगों को। किसको करती थी? उद्योगों को करती थी। तो आज का सभा यही संपन्न की जाती है गुरुजी। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है सर, और सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी, ये सब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। आज जो है 70 तक किए हैं। ये क्वेश्चन जो है मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं है इसमें। आपको ये 1 नंबर से 70 नंबर तक आज कराए, कल 71 से कराएंगे संस्कृत का, तो तैयार रहिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए।